ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि कुछ ऐसे ग्रहों की गोचर जिसको आप थोड़ी बहुत आपको सावधान होने की ज़रूरत है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ। शिव वो है 64वां नवांश और 22वां दृक्षगण की स्वामी। 64वां नवांश और 22वां दृक्षगण की स्वामी जो भी ग्रह आपके जातक में बन रहा हो, वो जब भी अष्टम भाव के ऊपर गोचर करें, हालांकि दशा बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी दशा के अंतर जब प्राण या सूक्ष्म दशा आ जाए, क्योंकि बिना दशा की कभी भी गोचर फल नहीं देगा, लेकिन जब वो सूक्ष्म या प्राण दशा आ जाए और यहाँ पे आपका गोचर चल रहा हो अष्टम भाव के ऊपर, वो काफ़ी हद तक बुरा फल देता है। जैसे कुछ आर्थिक रूप से हानि, आपका शरीर में हानि आने का बहुत चांस है। तो क्या है ये ग्रह? आप लोग खामखा शनि को डरते हैं, बदनाम करते हैं। शनि ढैया या साढ़े साती, शनि पांचवा मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे नहीं है, लेकिन क्यों लोग नहीं बोलते मुझे पता नहीं। ढैया भी बोलिए, पांचवा भी बोलिए, साढ़े साती भी बोलिए। ढैया को ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बताइए, पाँच पाँच को थोड़ा कम परेशानी है, साढ़े सात साती जब लास्ट में पहुंच जाए तो कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि चलिए शनि साढ़े साती जैसे कोई चीज़ है ही नहीं। तो आप लोगों को डराने के लिए और लूटने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ ये जरा सा शास्त्र सम्मत है। जातक में कोई भी ग्रह अगर 64वां नवांश या 22वां दृक्षगण, जो हमेशा अष्टम भाव में ही आते हैं, लगन जिस भी नवांश में हो, ठीक उससे 180 डिग्री मिलाकर आप देखेंगे 180 डिग्री बोल रहा हूँ, उसके 8वां घर, जैसे 180 से ज़्यादा जिस नवांश में लगन हो, उस नवांश अष्टम भाव में हो गया आपका 64वां नवांश। जिस दृक्षण में लगन हो, उस दृक्षण अष्टम भाव का हो गया आपका 22वां दृक्षण का स्वामी। इतना गणित का आपका जरूरत नहीं है। आप लगन से अगर चतुर्थ भाव देखेंगे नवांश में लग्न कुंडली से चतुर्थ भाव का स्वामी, दृक्षण कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी जरासर 64वां नवांश और 22वां दृक्षण के स्वामी होते हैं। नवांश में चतुर्थ भाव का अगर कर्क है तो चंद्रमा आपका 64वां नवांश का स्वामी है, और लगन का अष्टम भाव में अगर शुक्र है, तो अगर वृषभ है तो शुक्र आपका 22वां दृक्षण का स्वामी है। शास्त्र में लिखा गया है कि चंद्रमा से देखें, चंद्रमा से चतुर्थ भाव नवांश में आप देखेंगे 64वां नवांश के लिए, लेकिन ये सही नहीं होता, क्योंकि हम लग्न कुंडली में अष्टम भाव देखते हैं, तो नवांश में भी हमको लग्न से ही देखना है। तो ये दोनों जो ग्रह हो गए, चंद्रमा या शुक्र, मान कर चलिए किसी भी जातक, ये जब भी लग्न कुंडली में अष्टम भाव के ऊपर गोचर करेंगे या नवांश में जिस भाव में बैठे हैं उस पर गोचर करेंगे, तो बुरा फल देंगे। जैसे
आपका मेष लग्न हो गया तो जब वृश्चिक पर गोचर करेंगे, या नवांश में अगर चंद्रमा धनु में बैठा है जो तो धनु में गोचर करेंगे, तब आपका बुरा फल देंगे। जिस भाव में, जैसे कि आपका स्वास्थ्य का हानि होना, शारीरिक और मानसिक परेशानी। मानसिक परेशानी आप कुछ भी लेकर चलिए, आपके फैमिली में, परिवार में कुछ कलह लगे रहना, या कुछ धन का हानि होना, ऐसे कुछ हो सकता है 2.5 दिन के अंदर भी। चंद्रमा तो 2.5 दिन ही जाएगा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। बोला जाता है कि जन्म चंद्र से अष्टम से चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, वो तो बिल्कुल है ही सही, लेकिन लग्न से अष्टम भाव से चंद्रमा का गोचर तब भी खराब होगा जब यह द्वादश दृक्षण, 22वां दृक्षण या 64वां नवांश का स्वामी हो। और थोड़े डीप में चलते हैं। पकड़ के चलिए कि बृहस्पति है आपका, 2 ग्रह निकल सकते हैं, 1 भी ग्रह निकल सकता है, लेकिन ज़्यादातर 2 ही ग्रह लिखने गए आपके लिए। जो 2 ग्रह जातक के योग कारक होने के बावजूद, उच्च होने के बावजूद अपने फल देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि वो 64वां नवांश का स्वामी और 22वां दृक्षण का स्वामी है। बृहस्पति अगर आपका जातक में 64वां नवांश का स्वामी बनता है, जब अष्टम भाव में वो गोचर करेगा, तब आपके तकलीफें आएंगी। आप पकड़ के चलिए, बृहस्पति आपका 22वां दृक्षण का स्वामी है। 22वां दृक्षण अगर आपका लग्न किसी भी राशि का अंत दृक्षण में है, जैसे वृषभ के अगर 25 डिग्री में आपका लगन हो रहा है, तो धनु के 25 डिग्री का जो दृक्षण है वो आपका 22वां दृक्षण बनता है, और उसका जो भी स्वामी बनेगा, पकड़ के चलिए अगर बृहस्पति बनता भी है, तब जब बृहस्पति धनु में घुसेगा, तब से 6 या 7 महीने के बाद वो सबसे अंत वाला दृक्षण में जाएगा। जब वो सबसे अंत वाला दृक्षण में जाएगा, जो कि 22वां दृक्षण है, जिसका स्वामी ये है, जो कि अष्टम भाव के अंदर आ रहा है, बृहस्पति होने के बावजूद भी वो अच्छा फल देने में सक्षम नहीं है, बुरा फल ही देगा। क्योंकि वो 3 महीना के 4 महीने के पास 4 महीना तक चलेगा। 1 साल पकड़ के चलिए, 8 महीने के बाद जब 4 महीने आ जाता है, तब एक ही चीज आपको थोड़ा बहुत राहत दे सकता है, वो है ग्रह का वक्री हो जाना। अगर ग्रह वक्री हो जा रहा है तो उसका चेष्टा बल आ जाता है, तो चेष्टा बल जब भी आता है तो आपका जो जातक में फ्री विल है वो बढ़ जाता है। आपका कुछ प्रॉब्लम है तो ग्रह अगर चेष्टा बल है, वो दर्शाता है कि आप उस चीज में कुछ प्रयास करें तो उभर के आ सकते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं। सूर्य चंद्रमा अगर बन गए तो चलिए, उनका तो चेष्टा बल आ ही नहीं सकता, वो बकरी बन ही नहीं सकते। सूर्य लगन का स्वामी होकर भी अगर 22वां दृक्षण का स्वामी सूर्य होता है, तो आपका फल बुरा होगा ही होगा। अच्छा फल देगा, लेकिन कुछ हद तक बुरा भी दे देगा। तो ये जो 2 ग्रह हैं, इनके गोचर से आप थोड़ा बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। और अगर ये कुछ बाहरी ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, तो बहुत दिन तक गोचर करेंगे, उससे सावधान। तो हमेशा मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जो 64वां नवांश और 22वां, क्षमा कीजिए बार बार 12 बोल रहा हूँ, 22वां दृक्षण का जो स्वामी है, ये दोनों आपको परेशानी झेला सकते हैं बहुत दिन तक। अगर ये कोई अंतरी ग्रह जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, तो चलिए
1 महीने का बात है, आप कुछ हद तक व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जब इन ग्रहों का दशा आएगी तब भी आपको परेशानी झेलना पड़ेगा, जिसको हमारा शास्त्र में बाधक की तरह बताया गया है। मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो कर चुका हूँ। बस गोचर के ऊपर ज़्यादा इतना मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं, इनका गोचर आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। अगर जातक में वो बहुत अच्छे हैं तो कुछ हद तक अच्छे फल दे भी देंगे, लेकिन आपको शारीरिक या मानसिक रूप में परेशानी आएगी ही आएगी। तो इससे, इसके गोचर से थोड़े आप सावधान रहें, प्रस्तुत रहें, अच्छे कर्म करें, दान या धर्म करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, आज के लिए वीडियो इतना ही। हमेशा जो मैं संदेश देना चाहता हूँ आज भी दूंगा। अगर आप मुझे संपर्क करना चाहते हैं जातक विश्लेषण के लिए, कृपया मेरे वेबसाइट में जाइए। वहाँ पे जो फीस लिखा हुआ है उसको पहले भरिए, उसके बाद मुझे संपर्क करें। आप मुझे कोई बुरा आदमी ना समझे। मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि मुझे बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप आ रहे हैं जो कि वो सीरियस नहीं है, उनका कुछ इतना चाह नहीं है, बस ऐसे मज़ा के तौर पर या ऐसे कुछ जानने के लिए वो व्हाट्सएप कर देते हैं। आपको पता ही है, मेरा खुद का नंबर है वो। मेरा तो इतना बड़ा ऑफिस का सेटअप बिल्कुल नहीं है, खुद के चैम्बर में अकेला बैठा रहता हूँ, तो वो सब अटेंड करने में मुझे थोड़ा तकलीफ होते हैं। तो आप अगर सब चीज़ वेबसाइट में वर्णन है, बहुत सरल तरीक़ा से आप उसको देख कर अपना अपॉइंटमेंट पेमेंट करते हुए लेकर उसके बाद ही मुझे संपर्क करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। दूसरा चीज़, अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप कुछ डोनेशन भी कर सकते हैं। डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा चीज़, मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत वीडियो वहाँ पे भी मेरा हिंदी, अंग्रेजी या उड़िया में भी है। चौथा चीज़, हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा कि ज्योतिष को कृपया शौकीन तौर पर ना करें। या तो आप ज्योतिष हैं या आप ज्योतिष नहीं हैं। जब तक आप ज्योतिष को अपना जीवन समर्पण नहीं करेंगे, ज्योतिष भी अपना खुद का रंग आपको नहीं दिखाएगा। आप ज्योतिष का मजा नहीं ले पाएंगे और बहुत समय हद तक आपका जो प्रेडिक्शन रहेगा वो गलत रहेगा। अगर सही कर भी लेते हैं तो मैं इसको यही मानूंगा कि एक जो मेडिसिन पर्सन है वो मेडिसिन पर्सन ही है, वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, वो दवाई खाना ही चला सकता है। तो आप शौकीन तौर पर ज्योतिष को ना करें। ज्योतिष बनने के लिए पूरे जीवन काल भी कम पड़ता है। अपने खुद की अभिज्ञता से बता रहा हूँ, तजुर्बा है ये मेरा। आप कितना पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत समय और पैसे का भी ज़रूरत है। जैसे मेरा जो पैसा है मैं किताब और ये जो कॉन्फ्रेंस वगैरह जाने में ही खर्च करता हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ पैसा है ही नहीं। घर बार गाड़ी वगैरह कुछ है ही नहीं, ना ही होने का कोई चांस है, ना ही चाह है। शौकीन तौर पर ज्योतिष ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें और ज्योतिष का मर्यादा रखें। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।